अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पेंशन के हवाले से काफ़ी अरसे से डिस्कशन चल रही थी गवर्नमेंट में और आईएमएफ में, और उसके हवाले से चेंजेस था कि जी पेंशन को शायद मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा रहा है। और मैंने उसके ऊपर पहले भी कुछ एक दो अपडेट्स जो हैं वो बनाई थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं या तजावीज़ हैं वो सामने आई हैं, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। और क्योंकि पेंशन जो है एक ऐसा ज़रिया होता है कि जी हर कोई जो है उसके हवाले से गवर्नमेंट जॉब को जो है वो प्रेफर करता है कि जी रिटायरमेंट के बाद भी या ओल्ड एज के अंदर इसके बेनिफिट्स काफ़ी रहते हैं। इवन डेथ के बाद भी जो फैमिली है उनको पेंशन जो है वो मिलती रहती हैं, तो उनका जो है गुज़र बसर जो है वो ज़रा अच्छे तरीके से होता रहता है। तो इस हवाले से जो है कुछ तजवीज़ जो हैं वो सामने आई हैं, और ये अप्रूव जब होंगी तो काफ़ी चेंजेस जो हैं वो आ सकती हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पेंशन में सालाना इजाफ़ा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा। यानी इसका क्या मतलब है कि जी अक्सर ये होता है ना कि रिटायरमेंट जब हो जाती है तो उस वक्त की जो पेंशन होगी, यानी जब रिटायरमेंट हुई आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में रिटायरमेंट हुई और अब 2024 है, तो अब अगर इजाफ़ा होता है पेंशन के अंदर तो आपको जो परसेंटेज में जो इजाफ़ा आएगा वो 2020 वाली पेंशन पर ही मिलेगा, ठीक है। तो रिटायरमेंट के वक्त जो आपको पेंशन मिल रही थी ना, उसकी जो बेसिक पेंशन थी या नेट पेंशन थी उसके ऊपर वो लगेगा, इंक्रीज़ का फैक्टर लगेगा। यानी अगर 10% पेंशन आपकी 2024 में इंक्रीज़ हुई है, तो 10% का जो फैक्टर है वो 2020 वाली पेंशन पे लगेगा जब आप रिटायर हुए थे। तो ये इसमें एक चेंज आया है। इसकी डेट ऑफ इफेक्टिव हमने देखना है कि कब से ये अप्लाई करते हैं, लेकिन होपफुली ये 1 जुलाई से ऑनवर्ड जो है ये एप्लीकेबल होगा। यानी उस वक्त जो लोग अब रिटायर होना शुरू होंगे, ठीक है। अमूमन यही होता है कि जो कानून बनता है वो बैक डेट से नहीं बनता, वो आगे से बनता है, तो अगली डेट से बनता है, तो इसलिए 1 जुलाई से जो है ना वो इफेक्टिव होगा। उसके बाद अगली जो चेंज है वो ये है जी, मुसल्लह अफ़वाज के जो मुलाज़मीन हैं उन अगर वो रज़ाकाना पेंशन रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है, यानी अपनी मर्ज़ी से पेंशन रिटायरमेंट लेते हैं, तो 3 से 20% जो है ना उनकी कटौती हुआ करेगी सालाना, ठीक है। ये मुसल्लह अफ़वाज के लिए आर्म फोर्सेस के हवाले से ये अपडेट है। उसके अलावा इसमें है जी, रिटायरमेंट पर आखिरी 2 साल की बुनियादी तनख्वाह के औसत की 70% पेंशन मिलेगी। यानी ये होता था कि जब आप जिस साल में आप रिटायर हो रहे हैं उस वक्त जो आपकी बेसिक पे होती थी उसके ऊपर पेंशन कैलकुलेट होती थी। तो लेकिन अब उन्होंने जो है ना फार्मूला इसका चेंज किया, और फार्मूला ये चेंज किया है कि जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो पिछले जो 2 साल आपके थे जॉब के, उसकी जो बुनियादी तनख्वाह होगी यानी बेसिक पे होगी उसकी एवरेज ली जाएगी, और उसके ऊपर फिर पेंशन का जो फार्मूला है 70% वाला वो अप्लाई होगा, ठीक है। जो लोग पेंशन का कैलकुलेट करने का फार्मूला जानते हैं उनको तो इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा, जिनका ताल्लुक फाइनेंस से है या जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट सर्विस में पे एंड अलाउंसेस के साथ है। तो लेकिन उसमें अब ये है कि पहले जो अगर आप सबके लिए मैं बात करूँ जनरल तौर पे, तो पहले ये होता था कि जिस साल में आप रिटायर हो रहे हैं उस साल जो आपकी पेंशन बनती थी, बेसिक पे बनती थी, उसके ऊपर पेंशन कैलकुलेट होती थी। अब वो आपके रिटायरमेंट के जो पिछले 2 साल हुआ करेंगे उसकी बुनियादी तनख्वाह की एवरेज ली जाएगी, और उसके ऊपर 70% जो है वो पेंशन मिलेगी। तो एक अपडेट ये है। दूसरी अपडेट अगर हम देखें तो रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने पर सिर्फ एक महकमे से पेंशन मिलेगी। यानी अक्सर लोग होता है ना कि रिटायरमेंट के बाद भी किसी और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ से तनख्वाह भी ले रहे होते हैं और पेंशन भी ले रहे होते हैं। तो उसमें फिर आपको किसी एक डिपार्टमेंट से ही जो है ना वो अमाउंट जो है पे वगैरह मिला करेगी, दोनों डिपार्टमेंट से आप एक वक्त में नहीं ले सकते, ठीक है जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो रिटायरमेंट के बाद जो है वो लेते हैं, जॉब करते हैं और उनको पे भी मिलती है और पेंशन भी मिलती है, ठीक है जी। उसके बाद है कि हादसाती तौर पर रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। यानी अगर किसी का कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाता, यानी मेडिकल बेसिस वगैरह के ऊपर, तो अगर उसकी उम्र फॉर एग्ज़ाम्पल 40 साल थी या 45 साल थी, तो जब तक उसकी उम्र 60 साल जो है नहीं हो जाती तब तक उसको पेंशन मिलती जाएगी, ठीक है। वैसे मेडिकल का जो रूल था वो 10 साल का है कि जी 10 साल अगर आपकी सर्विस हो जाती है तो आप उसके बाद मेडिकल बेसिस पे रिटायर होकर पेंशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर अपडेट थी पहले, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर हादसाती तौर पर रिटायर हो जाता है पर्सन, तो फिर उसके बाद 60 साल तक उसको पेंशन मिलती जाएगी। नेक्स्ट है जी, रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी करने पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज़ मिलेगी। यही चीज़ जैसे मैंने अभी ज़िक्र की थी कि अगर कोई लोग जॉब करते हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको तनख्वाह भी मिल रही है और पेंशन भी मिल रही है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ आपको मिलेगी, या तो तनख्वाह मिलेगी या फिर आपको पेंशन मिलेगी।
उसके बाद दौरान मुलाज़मत वफ़ात की सूरत में फ़ैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। यानी अगर ड्यूरिंग सर्विस अगर किसी की डेथ हो जाती है, मिसाल के तौर पे 50 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में किसी की डेथ हो गई, या 60 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं नॉर्मली। तो अगर वो ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हो जाती है तो 25 साल तक फ्रॉम डेट ऑफ डेथ से लेकर आगे 25 साल तक फ़ैमिली को पेंशन मिलता रहेगी। पहले ये होता था कि जी थ्रू आउट द लाइफ जो है वो वाइफ़ को, फिर जब तक वो ज़िंदा रहते थे या उनकी कुछ कंडीशन थी, तो उनको पेंशन मिलती रहती थी। लेकिन अब उन्होंने टाइम लिमिट लगा दी कि 25 साल से ज़्यादा जो है फिर आपको पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी फैमिली को, ठीक है, अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस। पेंशन में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा। यानी जो अगर पेंशन में आपका इजाफा होता है तो जिस तरह सैलरी में इजाफा होता है ना, उसको अडहोक अलाउंसेस के तौर पे हम लेते हैं। इसी तरह पेंशन में जो इजाफा हुआ करेगा उसको भी अलहदा से ट्रीट किया जाएगा, उसको बेसिक पेंशन में या नेट पेंशन में ज़म नहीं किया जाएगा। उसके बाद है जी, पेंशनर की वफ़ात के बाद फैमिली को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ तो थी ड्यूरिंग सर्विस डेथ। अगर ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो रही है तो 25 साल तक पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद किसी की डेथ हो जाती है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 65 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में वो पेंशनर था, पेंशन ले रहा था और उसकी डेथ हो गई, तो फिर उसको जो पेंशन मिलेगी वो फैमिली को 10 साल तक मिलेगी, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मिलेगी। यानी लाइफ़ टाइम जो होता था वो नहीं हुआ करेगा। अब इन्होंने ये लिमिट लगा दी है शायद हुकूमत के अखराजात बोझ की वजह से, कि जी अब अखराजात कम किए जाएँ। क्योंकि पहले ये होता था कि किसी पेंशनर की डेथ हो रही है, अगर उनकी बेवा है तो बेवा को सारी लाइफ पेंशन मिलती थी। अगर बेवा की डेथ होती थी तो फिर अगर उनकी कोई अनमैरिड बेटी है तो उनको पेंशन मिलती जाती थी। लेकिन अब ये सारी जो सर्कल है इन्होंने ख़त्म कर दिया है। बस उन्होंने ये कहा है कि अगर पेंशनर की डेथ होती है तो सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी। अगर ड्यूरिंग सर्विस डेथ होती है तो 25 साल तक फैमिली को पेंशन मिलेगी, 25 साल के बाद पेंशन जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद है सरकारी मुलाज़मी 25 साल नौकरी के बाद रिज़्क़ाना तौर पर रिटायरमेंट ले सकते हैं। यानी वो मुलाज़मीन जिनकी जो सर्विस है, कंटिन्यू सर्विस जो है या क्वालिफ़ाइंग सर्विस भी हम इसको गवर्नमेंट टर्म्स में कहते हैं, वो 25 साल हो गई है, तो 25 साल के बाद आप अपनी मर्ज़ी से पेंशन जो रिटायरमेंट है वो ले सकते हैं। इसको रिज़्क़ाना जो रिटायरमेंट है हम वो कहते हैं। इमेच्योर रिटायरमेंट भी इसको कहते हैं। यानी वो पर्सन जिनकी सर्विस जो है 25 साल हो गई, जॉब करते हुए गवर्नमेंट में 25 साल हो चुके हैं, वो पेंशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर उनको उसके बाद उनकी पेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसमें एक और कंडीशन है कि मैक्सिमम एज जो है वो 55 साल होनी चाहिए। यानी 25 साल सर्विस एंड 55 ईयर्स ऑफ एज, ये दोनों कंडीशंस मेट होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब मेट हो जाएंगी फिर आपको जो है रज़ाकाना तौर पे जो है रिटायरमेंट मिलेगी और आप उसके ऊपर जो है रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये चीज़ें थी पेंशन की, कि 25 साल जो है नौकरी हो गई, 25 साल की नौकरी के बाद आप जो है अपनी रिटायरमेंट ले सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो ईओएल वगैरह होती हैं वो माइनस की जाती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने 25 साल जॉब की है लेकिन आपकी छुट्टियां जो हैं ईओएल जिसको कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, वो 2 साल हैं, तो आपकी सर्विस 25 साल काउंट नहीं होगी, आपकी सर्विस 23 साल काउंट होगी, तो वो 2 साल आपको मज़ीद लगाने पड़ेंगे। ठीक है। इसको हम क्वालिफाइंग सर्विस कहते हैं जो पेंशन कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये जी सारी एक अपडेट्स थी, ये सारी तजावीज़ हैं पेंशन के हवाले से। अब देखते हैं कि इसको जो है ये अप्रूवल कब होती हैं और ये इनकी डेट ऑफ एप्लीकेशन कब से होती है। जब भी डेट ऑफ एप्लीकेशन होगी तब से जो है ये रूल अप्लाई हो जाएंगे नए पेंशन के, और फिर जितनी भी पेंशन कैलकुलेशंस हैं इसी के मुताबिक हुआ करेंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी तमाम गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनकी सैलरीज कम होती हैं नॉर्मली एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, लेकिन जो चार्म होता है वो पेंशन का ही होता है। ठीक है। लेकिन अब पेंशन के अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं, तो देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर क्या आता है, या वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको कैसे जो है लेते हैं, कैसे इस चीज़ को टेकअप करते हैं। तो ये थी तमाम अपडेट्स। तो होपफुली कि इम्पोर्टेंट अपडेट जो है पेंशन के हवाले से आप सब दोस्तों को पता चली होंगी। मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़ अपडेट्स के लिए गवर्नमेंट सर्विस के हवाले से या टैक्सेशन के हवाले से जो इंपॉर्टेंट हैं आजकल के दौर में, पाकिस्तान के दौर में, टैक्स अपडेट्स के हवाले से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।